दोस्तों अब इमेजिन कीजिए कि कोई एक लड़का है जिसके माता पिता किसान हैं। वह लड़का तो टीचर बनना चाहता है, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन के कारण टीचर बनना तो छोड़िए, वह खुद की स्कूली शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाता है। स्कूल जाने की एज में वह 17 घंटे तक अपने पिताजी के साथ खेत में काम करता है। अब तक इस लड़के के आगे का फ्यूचर तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चलिए किसी तरह से मेहनत करके वह लड़का अपना कारोबार शुरू कर लेता है। बट एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कारोबार उससे छिन जाते हैं। उसके बावजूद भी आगे चलकर वह 1 लाख करोड़ की कार कंपनी का निर्माण करता है। दोस्तों ये कहानी है हुंडई के फाउंडर चंग जू यंग की। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं साउथ कोरिया के चंग जू यंग का खेतों से लेकर हुंडई तक का सफर। देखिए चुंग का बचपन बहुत ही गरीबी और तकलीफों भरा था। वे साउथ कोरिया के एक गरीब परिवार में जन्मे थे। उनके 7 भाई बहन थे और उनके पिताजी एक फार्मर थे। 7 भाई बहन होने और फार्मिंग में कम कमाई होने के कारण उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बेहद खराब थी। दोस्तों चुंग को घर में 2 वक्त की रोटी के लिए 17 घंटे काम करना पड़ता था और बदन पर कपड़ों का तो पूछिए ही मत। चुंग को लकड़ियां बेचने के लिए कई बार पास के शहर जाना होता था और जब भी वे शहर जाते थे तो शहर से काफी प्रभावित होते थे। वह देखते थे कि यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है और लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए 17 घंटे काम नहीं करना पड़ता है। सबके बदन पर अच्छे कपड़े, खाने में एक से बढ़कर एक भोजन, घर, गाड़ी और खुशहाली, यह सब उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी। यह सब देखने के बाद वे अपने खेती के काम से फ्रस्ट्रेट होने लगे थे और शहर में जाकर कोई काम करना चाहते थे, लेकिन उनकी छोटी एज और घर वालों की रोक टोक उन्हें जाने नहीं दे रही थी। एक बार वह एक न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि पास के शहर में एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लेबर की जरूरत है। दोस्तों ये बात है साल 1932 की। उस समय वह 16 साल के थे। चुंग ये काम करना तो चाहते थे, पर कैसे? इसीलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल वे शहर में लेबर के काम के लिए घर से भाग गए और करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद वह कोवोन शहर पहुंचे, जो आज नॉर्थ कोरिया में है। वहां पहुंचकर उन्होंने कंस्ट्रक्शन में मजदूरी के काम को पकड़ लिया, लेकिन उन्हें कम पैसे और ज्यादा काम करना पड़ता था। पर वह इस बात से खुश थे कि वह खुद के दम पर कुछ कमा रहे हैं। दोस्तों वह 2 महीने तक उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करते हैं, लेकिन 2 महीने बाद उनके पिताजी उन्हें ढूंढ लेते हैं और वापस गांव ले आते हैं, जिसके बाद गांव आकर उन्हें फिर से फार्मिंग करनी पड़ती है। इसके बाद चुंग 2 बार और भागकर शहर गए और वहां काम किया, लेकिन हर बार उनके पिता उन्हें ढूंढ लेते थे और वापस गांव ले आते थे। दोस्तों अब तक उनके दिल में कंस्ट्रक्शन, शहर और पैसे कमाने को लेकर दिलचस्पी बढ़ चुकी थी, लेकिन यह 1-2 महीने शहर जाने और फिर वापस आने से वह परेशान हो रहे थे और इस बार वह ऐसे भागे कि फिर शहर के ही होकर रह गए। साल 1934 में वह सियोल शहर पहुंचते हैं, जिस समय उनकी उम्र 18 साल की थी। वहां पहुंचने पर सबसे पहले उन्हें एक कंस्ट्रक्शन में लेबर का काम मिला, फिर उन्हें एक फैक्ट्री में वर्कर का काम मिला। फैक्ट्री में वह एक हेल्पर के तौर पर काम कर रहे थे। धीरे धीरे वह काम करने में अच्छे हुए और उन्हें एक और काम मिला। दरअसल उन्हें बोकयांग राइस स्टोर नाम की दुकान में एक डिलीवरी की जॉब मिल गई। इस जॉब के बाद से उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर होने लगी। दोस्तों चुंग उस राइस स्टोर में पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम कर रहे थे और उनकी इसी लगन को देखते हुए स्टोर के मालिक ने 6 महीने में चुंग को राइस स्टोर के डिलीवरी बॉय से स्टोर का मैनेजर बना दिया। इसके बाद साल 1937 में स्टोर के मालिक बीमार रहने लगे और एक ऐसा समय आया कि वह स्टोर चलाने में कैपेबल नहीं थे। इसीलिए स्टोर के मालिक ने चुंग को उनका यह स्टोर सौंप दिया और 22 साल की उम्र में चुंग अपनी मेहनत के दम पर एक राइस स्टोर के मालिक बन गए। जब वह राइस स्टोर के मालिक बने तब उन्होंने इस स्टोर का नाम क्योंगिल राइस स्टोर रख दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने चावल की क्वालिटी, टाइम पर डिलीवरी और सस्ते प्राइस के दम पर एक बहुत अच्छा कस्टमर बेस बना लिया था। पर जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि चुंग की जिंदगी इतनी साधारण नहीं थी। दरअसल उस समय कोरिया में जापान का कब्जा था और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था। इसीलिए जापानी सरकार ने अपने सैनिकों को जरूरी खाना पहुंचाने के लिए कोरिया की सभी चावल की दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें चुंग की दुकान भी शामिल थी। और इस तरह से चुंग का पहला स्ट्रॉन्ग राइस की दुकान का बिजनेस उनके हाथों से छिन गया। दोस्तों पहले कारोबार के बाद वह अपने गांव चले गए और 1 साल उन्होंने अपने गांव में ही बिताए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर 3000 वोन यानी कि साउथ कोरियाई करेंसी का लोन लेकर एडो सर्विस नाम का एक गैराज खोला। उन्होंने देखा कि आमतौर पर गैराज एक गाड़ी को ठीक करने में 20 दिन लेते थे, पर चुंग एक गाड़ी को 5 दिन में ठीक करके देने लगे, जिससे इनकी तरक्की नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। पर शायद उनकी किस्मत उनसे अभी और ज्यादा स्ट्रगल करवाना चाहती थी। दोस्तों बात कुछ ऐसा हुआ कि एक रात उनके गैराज में आग लग गई और उनको भारी नुकसान हुआ। अब उनकी समस्या और बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें अपना 3000 वोन का लोन भी चुकाना था और जली हुई गाड़ियों का पैसा भी रिटर्न करना था।
वे अपनी काबिलियत जानते थे, इसीलिए उन्होंने 3,500 वोन का एक और लोन लिया और इससे भी बड़ा गैराज खोला और उनकी काबिलियत के दम पर यह गैराज बहुत अच्छा चला और 3 साल के अंदर ही उन्होंने अपना 3,500 वोन का लोन और जली हुई गाड़ियों का पैसा दोनों रिटर्न कर दिया था, जिस वजह से कस्टमर इनके गैराज से खुश थे और इनकी तरक्की भी पीक पर थी। देखते ही देखते इनके गैराज में वर्कर्स की संख्या 1 से लेकर 80 तक पहुंच गई थी और उस टाइम वह अपने परिवार को भी शहर ले आए थे। दरअसल उनका ये गैराज का व्यापार बहुत अच्छा और प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन चूंकि किस्मत से तो आप वाकिफ ही हैं। बात कुछ ऐसी थी कि उस दौर में जापानी गवर्नमेंट ने वॉर में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को बनाने के लिए उनके गैराज को एक स्टील प्लांट के साथ जोड़ दिया था, जिसके चलते उनका व्यापार एक बार फिर से उनके हाथों से छिन गया। दूसरी तरफ सियोल में वॉर का तनाव बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते चुंग अपने परिवार के साथ वापस गांव चले गए और एक बार फिर से कारोबार जीरो पर आ गया। लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वोन की बचत के पैसे थे और वह जानते थे कि वह फिर से अपने कारोबार को शुरू कर लेंगे। जिसके बाद साल 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और कोरिया जापान के कब्जे से आजाद हो गया। इसी समय चुंग ने फिर से सियोल में एंट्री मारी और अपना तीसरा कारोबार बनाने में लग गए। दरअसल हुंडई के सक्सेस की असली नींव साल 1946 में ही शुरू हुई थी। उन्होंने सियोल पहुंचकर एक बार फिर अपने गैराज की शुरुआत की और इस बार इसका नाम रखा गया हुंडई ऑटो सर्विस। जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हराने के बाद साउथ कोरिया में अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। अमेरिका के प्रभाव के कारण चुंग को अमेरिकन आर्मी के ट्रक रिपेयरिंग का काम मिल गया। दोस्तों, हुंडई की यह गैराज की तरक्की काफी अच्छी चल रही थी और इसी दौर में चुंग ने यह भाप लिया था कि अमेरिकन को अपनी आर्मी के लिए बड़ी संख्या में बिल्डिंग की जरूरत है। चुंग के मन में अपने कंस्ट्रक्शन वर्क्स को लेकर जो प्यार था वह फिर से जाग उठा। इसीलिए उन्होंने हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी की शुरुआत की और उन्हें छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी मिलने लगी। वह अपने काम में मेहनत करते रहे और 3 साल बाद उन्हें बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी मिलने लगी। लेकिन फिर एक बार और उनकी किस्मत यहाँ मात खा जाती है। दरअसल जून 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में वॉर छिड़ गई और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर भारी पड़ने लगा। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के शहर सियोल को अपने कब्जे में करने के लिए उसके आसपास घेराबंदी करना चालू कर दिया, जिस वजह से सियोल के लोगों में दहशत फैल गई। दोस्तों, सियोल के लोग शहर छोड़कर जाने लगे और इसी बीच चुंग भी अपना कारोबार छोड़कर कुछ बचत के पैसों के साथ दूसरे शहर चले गई। लेकिन उस जंग के दौरान अमेरिका भी साउथ कोरिया के समर्थन में जंग लड़ने लगा। इसी बीच चुंग ने नोटिस किया कि अमेरिकी आर्मी को अपने सैनिकों के लिए आर्मी हेडक्वार्टर, गोडाउन और तंबू की जरूरत थी और चुंग ने इस प्रोजेक्ट में काम करने का फैसला किया। जिसके बाद वह अमेरिकी सेना के लिए यह प्रोजेक्ट्स करने लगे और उनके लिए हेडक्वार्टर, गोडाउन और तंबू बनाने लगे। इसमें उन्हें कुछ खास प्रॉफिट तो नहीं हुआ, पर अपने काम के दम पर उनका अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते काफी अच्छे हो गए। उसके बाद साल 1953 में वॉर तो खत्म हो गई, पर चुंग के काम से अमेरिकी इतने प्रभावित थे कि वॉर के बाद भी अमेरिका की कई बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट का काम चुंग को ही मिला। अब तक वॉर में साउथ कोरिया की सड़कें, इमारतें और दुकानें सब तबाही का शिकार हो चुके थे और अब उन्हें दोबारा बनाने का काम चल रहा था। इसी बीच चुंग ने हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से एक प्रपोजल भेजा कि इस रीडेवलपमेंट में उन्हें भी कुछ प्रोजेक्ट दी जाए। उस समय तक चुंग का नाम बड़ा हो चुका था और इसीलिए उन्हें कई प्रोजेक्ट्स मिले। इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के मिलने से हुंडई की सक्सेस रॉकेट से भी तेज चलने लगी थी। जिसके बाद साउथ कोरिया का सबसे बड़ा सोयांग बांध और उनका सबसे बड़ा गयोंगगाबू एक्सप्रेसवे हुंडई ने ही बनाए हैं। दोस्तों, साल 1960 के दशक तक हुंडई कंस्ट्रक्शन की एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी, पर चुंग अपनी हुंडई के इस सक्सेस को और बड़ा करना चाहते थे। तभी 1960 के दौर में साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने कानून बनाया, जिसके तहत कोई भी विदेशी कार कंपनी साउथ कोरिया में सिर्फ तभी व्यापार कर सकती थी जब वह कोई साउथ कोरियाई कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी। इसमें चुंग का दिमाग चमका और उन्होंने साल 1967 में हुंडई मोटर कंपनी की शुरुआत कर दी। अब क्योंकि उन्हें गाड़ी बनानी नहीं आती थी, तो उन्होंने फोर्ड के साथ अपनी पार्टनरशिप करी। दोस्तों, फोर्ड कंपनी अमेरिका की है, इसीलिए वह भी साउथ कोरिया में व्यापार करने के लिए कोई लोकल प्लेयर तलाश रही थी। जिसके बाद दोनों कंपनियों ने मिलकर उल्सान शहर में 6 महीने में एक बहुत बड़ा असेंबली प्लांट बनाकर तैयार कर दिया। दोस्तों, यह असेंबली प्लांट अब तक का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट है, जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 16 लाख यूनिट है और इसमें 75,000 से भी ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। दोस्तों, उस टाइम पर फोर्ड कंपनी की फोर्ड कॉर्टिना काफी पॉपुलर थी, इसीलिए कंपनी ने साउथ कोरिया में हुंडई कॉर्टिना को बनाने का फैसला किया, पर यह एक बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई। दरअसल हुंडई कॉर्टिना अमेरिका की सड़कों के हिसाब से सही थी, लेकिन साउथ कोरिया की सड़कें जो अभी उतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ पर यह गाड़ी एक बहुत बड़ी फेलियर बनी और लोग रिफंड की मांग करने लगे, जिससे कंपनी को भारी लॉस हुआ। इसी बीच चुंग की लाइफ में एक और बदकिस्मती आई। वो ये थी कि साल 1969 में उल्सान का वह प्लांट एक बाढ़ में डूब गया और नई गाड़ियों में भी पानी भर चुका था और इससे कंपनी को इतना लॉस हुआ कि उसे बंद करने तक की नौबत आ गई थी।
लेकिन चुंग इतनी जल्दी हार मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने फिर से असेंबली प्लांट बनाया और अपनी पिछली गाड़ियों में आई एक एक कंप्लेन को दूर करने लगे और उन्होंने मार्केट में दोबारा से हुंडई कॉर्टिना उतारी और इस बार वह खूब चली। देखते ही देखते हुंडई कंस्ट्रक्शन की कंपनी के साथ साथ अब कार कंपनी में भी काउंट होने लगी थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी के बाद उन्होंने कार कंपनी में भी साउथ कोरिया में अपनी पहचान बना ली। लेकिन फोर्ड को यह बात रास नहीं आई, क्योंकि फोर्ड साउथ कोरिया में अपनी खुद की कंपनी के नाम पर गाड़ी लॉन्च नहीं कर पा रहा था। वहीं हुंडई गाड़ियों में भी साउथ कोरिया में अपनी पकड़ बना रहा था। इसी डिस्प्यूट के चलते साल 1973 में फोर्ड ने हुंडई के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी। दोस्तों, फोर्ड से पार्टनरशिप टूटने के बाद हुंडई अपना दूसरा पार्टनर ढूंढने लगा। दरअसल उन्हें गाड़ियां बनाना आता ही नहीं था, क्योंकि फोर्ड ने उनसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक शेयर नहीं की थी। बहुत कोशिश करने के बाद उनकी पार्टनरशिप मित्सुबिशी मोटर से हुई और वो अपनी पहली सेल्फ मेड कार बनाने में जुट गए। इसके बाद उन्होंने एक और प्लांट बनाया और साउथ कोरिया के हिसाब से एक सस्ती, सुंदर और टिकाऊ गाड़ी का निर्माण किया, जिसका नाम था हुंडई पोनी। यह गाड़ी साउथ कोरिया में इतनी पॉपुलर हुई कि हुंडई ने इसके दम पर साउथ कोरिया की कार मार्केट का 60% मार्केट शेयर अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साउथ कोरिया में कार की कैपेसिटी 30,000 गाड़ियों की थी और चुंग 3 लाख गाड़ियां बनाने लगे। दरअसल वहाँ अपनी गाड़ियों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने वाले थे। जिसके बाद साल 1982 में हुंडई पोनी 2 कार लॉन्च करी। यह कार साउथ कोरिया में तो सक्सेस हुई, साथ ही अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा में भी सक्सेस हुई। दोस्तों, हुंडई अब तक एक अच्छी ग्लोबल कार कंपनी बन चुकी थी, पर अमेरिका में नहीं। उन्होंने अमेरिका की मार्केट में अपने पैर पसारे और वहाँ हुंडई एक्सल को लॉन्च किया। अब तक वह कार बनाने में इतने माहिर थे कि कार ना बिके ये संभव ही नहीं था। साथ ही उन्होंने देखा कि अमेरिका में लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां लेते हैं, इसीलिए उन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ियों के दाम पर अपनी गाड़ी 5 साल की वारंटी के साथ बेची और साल 1986 में उन्होंने अमेरिका में 1,70,000 कार सेल की थी और साल 1987 में 2,60,000 यूनिट कार सेल की। इसी के साथ हुंडई एक्सल उस समय अमेरिका की टॉप सेलिंग कार बन गई और अमेरिका की मार्केट को हिला कर रख दिया और आज के डेट में यह कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी की लिस्ट में आती है। दोस्तों, साउथ कोरिया के लिए हुंडई कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है। साउथ कोरिया के लिए हुंडई एक इंस्टीट्यूशन है, जिसने कंट्री को रीबिल्ड किया और हजारों जॉब्स क्रिएट किए और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाया। और इन सब की शुरुआत की गांव के एक ऐसे लड़के ने जिसके पास फूड, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटी तक नहीं थी।